नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो दिखने में भले ही थोड़ा लंबा चौड़ा लगे, लेकिन असल में बेहद दिलचस्प है। हमारा आज का ये डीप डाइव प्राचीन भारतीय इतिहास के उन पन्नों से होकर गुजरेगा जो हमारी बुनियाद तय करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर ये प्राचीन नाम, पुरानी पांडुलिपियों और समय को मापने के तरीके आज भी हमारी दुनिया को कैसे आकार दे रहे हैं। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास की एक बहुत ही प्रामाणिक और बुनियादी पाठ्य पुस्तक के एक पूरे पन्ने को डिकोड करने वाले हैं। सच कहें तो ये एक अकेला पन्ना ऐतिहासिक जानकारियों से इतना भरा हुआ है मानो इसमें एक पूरा युग ही सिमटा हो। हम इसी स्रोत यानी सोर्स मटेरियल के जरिए इस कमाल के इतिहास को समझेंगे। इस चर्चा को आसान बनाने के लिए हम इस पूरे विश्लेषण को 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, उपमहाद्वीप का नामकरण। दूसरा, प्राचीन इतिहास के स्रोत। तीसरा, ऋग्वेद के अंदर। और चौथा, बीसी और एडी को समझना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले खंड से। उपमहाद्वीप का नामकरण यानी जम्बूद्वीप से लेकर इंडिया तक का सफर। ये जानना सच में बहुत दिलचस्प है कि सदियों पहले इस भूमि के मूल निवासियों ने अपने घर को क्या पुकारा था। सबसे पुराना और सच कहूं तो बड़ा ही प्यारा नाम जो सामने आता है वो है जम्बूद्वीप। बड़ा ही काव्यमयी नाम है ना। इसका शाब्दिक अर्थ है जामुन यानी ब्लैकबेरी के पेड़ों का द्वीप। इसके बाद अगर हम महाकाव्यों और पुराणों की बात करें तो वहां इस जगह को भारतवर्ष कहा गया है, जिसका मतलब है भरत का देश, और यहाँ रहने वालों को भारतीय यानी भरत की संतानें कहा गया। अब सवाल आता है कि ये भरत नाम आखिर आया कहाँ से। असल में भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था जिसका सबसे पहला जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। अब एक और बड़ा मजेदार किस्सा सुनिए, कैसे एक अकेली नदी के नाम के उच्चारण ने पूरे देश का नाम तय कर दिया। जब प्राचीन ईरानी और अरब लोग पश्चिम से आए तो उन्होंने सिंधु नदी को अपनी भाषा के प्रभाव के कारण हिंदू कहना शुरू किया। ध्यान दीजिए, बस एक शब्द का उच्चारण बदला और इस हिंदू शब्द से ही बन गया हिंद और फारसी शब्द हिंदुस्तान। वहीं दूसरी तरफ जब प्राचीन यूनानी यानी ग्रीक लोग यहाँ आए तो उन्होंने सिंधु को इंडोस कहा और इसी इंडोस शब्द के आधार पर अंग्रेजी भाषा ने इसे इंडिया नाम दे दिया। भाषा के बदलाव का ये कितना शानदार उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे खंड की तरफ, प्राचीन इतिहास के स्रोत, यानी हम आखिर कैसे जानते हैं जो हम जानते हैं। सच मानिए, इतिहास के इतने विशाल समय को पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगता। तो इस पढ़ाई को थोड़ा आसान बनाने के लिए पूरे इतिहास को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। और जानते हैं ये सबसे पहले किसने किया था? ये किया था एक जर्मन इतिहासकार ने जिनका नाम था क्रिस्टोफ सेलियस। उन्होंने ही सबसे पहले इस लंबे इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में बांटा था। प्राचीन भारतीय इतिहास की इस पहेली को सुलझाने के लिए मुख्य रूप से 4 स्तंभों या स्रोतों का सहारा लिया जाता है। ये 4 स्तंभ हैं धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण जो यहाँ घूमने आए थे, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। लेकिन इन सब में सबसे खास और प्राथमिक स्रोत हैं हमारे धर्म ग्रंथ, क्योंकि यही हमें प्राचीन भारत के सबसे बुनियादी ज्ञान से रूबरू कराते हैं। और जब बात धर्म ग्रंथों की हो ही रही है तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। इन वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। इस ज्ञान को देखकर सच में हैरानी होती है कि उस जमाने की सोच कितनी आगे थी। सोचिए, वेद हमें वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये पूरी पृथ्वी, ये पूरी दुनिया ही एक परिवार है। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि कुल 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए अब अपने तीसरे खंड पर चलते हैं, ऋग्वेद के अंदर, यानी सबसे पुराने ग्रंथ को डिकोड करना। अब देखिए, ऋग्वेद कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी किताब नहीं है जिसे कोई भी एक बैठक में पढ़ ले। इसके आकार का अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि इसमें ठीक 10,462 यानी 10,462 ऋचाएं यानी मंत्र हैं। भाई, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। और इन ऋचाओं को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने वाले विशेषज्ञ ऋषियों को होत्रा कहा जाता है। ये आंकड़ा ही काफी है बताने के लिए कि ये ग्रंथ कितना गहरा और विशाल है। आइए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इस पूरे ऋग्वेद को 10 मंडलों यानी आसान भाषा में कहें तो 10 अध्यायों में बांटा गया है। कुछ खास मंडलों की बात करें तो तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी
और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी में वो विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र शामिल है जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। फिर आते हैं 8वें मंडल पर, जिसकी हस्तलिखित यानी हाथ से लिखी गई ऋचाओं को खेल कहा जाता है। 9वां मंडल पूरी तरह से देवता सोम को समर्पित है और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में समाज के 4 वर्णों की उत्पत्ति की कहानी मिलती है। वाकई एक ही ग्रंथ के अंदर ज्ञान का कैसा भंडार भरा पड़ा है। किसी भी पुरानी किताब की भाषा वहां के समाज का बिल्कुल साफ आईना होती है। एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। ऋग्वेद में गायों के लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस अधन्य शब्द का सीधा सा अर्थ होता है जिसका वध नहीं किया जाना चाहिए, यानी जिसे मारा ना जाए। ये छोटी सी डिटेल दिखाती है कि उस प्राचीन काल में ही गायों के प्रति इस गहरे सम्मान को भाषा और नियम में कैसे पिरो दिया गया था। अब हम पूरे विषय से थोड़ा बाहर निकलते हैं और आखिरी खंड की तरफ बढ़ते हैं। खंड 4, ईसा पूर्व यानी बीसी और ईसवी यानी एडी को समझना, एक सार्वभौमिक टाइमलाइन। आज हमारी दुनिया ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चलती है। इसमें समय को समझने का एक बड़ा ही मैथमेटिकल तरीका है। इसे 2 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला है बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में कहें तो ईसा पूर्व। ये ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है और सबसे खास बात यह है कि इसमें वर्षों की गिनती हमेशा उल्टी दिशा में होती है, यानी पीछे की तरफ। और दूसरा हिस्सा है एडी यानी अन्नो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड या ईश्वर के वर्ष में। ये ईसा मसीह के जन्म के साल से शुरू होता है और इसमें गिनती आगे की तरफ यानी नॉर्मल तरीके से बढ़ती है। अब ये उल्टी गिनती वाला चक्कर थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। खैर, इसे एक शानदार उदाहरण से समझते हैं। महात्मा बुद्ध का जीवन काल देखिए। उनका जन्म 563 बीसी यानी ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु 483 बीसी में हुई। 1 मिनट के लिए सोचिए, मैथ्स के हिसाब से 563 एक बड़ी संख्या है और 483 छोटी, पर क्योंकि ये बीसी यानी ईसा पूर्व है जहां समय उल्टा चलता है, तो टाइमलाइन पर 563 साल पहले आएगा और 483 बाद में। उल्टी गिनती को समझने का ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इस पूरे विश्लेषण को देखकर एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है, इतिहास सिर्फ गुजरे हुए कल की मिट्टी नहीं है। चाहे वो हमारे देश का नाम इंडिया या भारत हो, समाज को देखने का हमारा नजरिया हो, या वो ग्रेगोरियन कैलेंडर जिससे आज हम अपना हर दिन और साल गिनते हैं, ये सब कुछ उसी प्राचीन काल की मजबूत नींव पर ही तो टिका है। तो आखिर में छोड़ जाते हैं एक सवाल। जरा सोचिए, हमारी आज की आधुनिक पहचान और हमारी दुनिया का कितना बड़ा हिस्सा इन्हीं प्राचीन शब्दों और प्रणालियों की महज एक गूंज है। बड़ा ही गहरा सवाल है। खैर, आज की इस मजेदार जानकारी और विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस ज्ञान भरे सफर में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।